बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कुछ अर्सा पहले SRO 55 के तहत कुछ एनेक्जर्स में चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाई थी जो कि कमर्शियल इंपोर्टर्स के लिए थे और जो मैन्युफैक्चरर्स के लिए थे। और पहले सिलेक्टिव से मैन्युफैक्चरर्स जो एनेक्जर्स सबमिट करते थे, अब तब उन्होंने ये कहा कि अब तकरीबन सारे के सारे जो मैन्युफैक्चरर हैं वो ये वाला एनेक्जर सबमिट करेंगे। उन एनेक्जर्स का जो ब्रीफ था वो ये था कि उन्होंने ओपनिंग स्टॉक के साथ इंपोर्ट, परचेजेस, कंजम्पशन, सेल और क्लोजिंग स्टॉक के साथ इन्वेंट्रीज को मैच करने की और रिकंसाइल करने की कोशिश की थी। वेरी रिसेंटली एक और SRO में सेल्स टैक्स रिटर्न के दो एनेक्जर्स, एनेक्जर ए परचेजेस का जो एनेक्जर है और एनेक्जर सी जो सेल्स का एनेक्जर्स है, उनमें कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं टेम्पलेट्स के अंदर और एक नया एनेक्जर C1 इंट्रोड्यूस करवाया गया है। जो एनेक्जर C1 है दैट सीम्स अ कॉम्प्लिकेटेड एनेक्जर, क्योंकि ये रिलेट करता है कि आपने जो सेल की पेमेंट्स हैं वो भी इसके अंदर डालनी है। तो लॉ के अंदर तो पेमेंट के लिए 180 डेज़ का टाइम है और मुख्तलिफ जो ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो डिफरेंट तरीके से पेमेंट्स को रिलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये चेंजेस क्या हैं और ये किस तरह से बिजनेसेस को इम्पैक्ट कर सकती हैं। स्टडी करना है वो हमने स्टडी करना है एनेक्जर ए में क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, परचेजेस वाले एनेक्जर में, एनेक्जर सी में, और जो नया एनेक्जर इंट्रोड्यूस करवाया गया है जिसमें रिसीट्स की इंफॉर्मेशन डालनी है सेल की। उससे पहले हम एक क्विक रिकैप ले लेते हैं जो एनेक्जर 50 जो SRO 55 के तहत एनेक्जर्स में चेंजेस करवाई गई थी कपल ऑफ वीक्स एगो जनवरी के अंदर। हमें पता है जब हम सेल्स टैक्स की रिटर्न ओपन करते हैं तो हमारे पास एनेक्जर सी का ऑप्शन होता है, एनेक्जर ए परचेजेस का, उसके अलावा हमारे पास स्टॉक स्टेटमेंट होती है और प्रोडक्शन का डाटा मैन्युफैक्चरर्स के लिए डाला जाता है। प्रीवियसली SRO 55 से पहले प्रोडक्शन का डाटा इस एनेक्जर स्टॉक्स वाले एनेक्जर्स के तहत डाला जाता था जो कि एब्सोल्यूट कर दिया गया और चेंज कर दिया गया। अब जो है वो एनेक्जर जे प्रीवियसली था भी कुछ सिलेक्टेड से जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनके लिए था। इन SRO 55 के बाद इसको तमाम के तमाम रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स के लिए मैंडेटरी कर दिया गया और उसका फॉर्मेट भी जो है वो चेंज कर दिया गया। बिफोर अमेंडमेंट वो ये था और आफ्टर अमेंडमेंट मैंने आपको बताया कि इम्पैक्ट क्या है। ओपनिंग स्टॉक्स हैं, प्रोडक्शन है, सप्लाई है और क्लोजिंग स्टॉक के साथ इसको मैच करना है। सिमिलरली फॉर द कमर्शियल इंपोर्टर्स, होलसेलर, डीलर, रिटेलर, उनके लिए भी चेंज करवाई गई और उनका जो प्रीवियसली एनेक्जर था उस एनेक्जर को भी चेंज कर दिया गया और उनके लिए एनेक्जर H1 स्टॉक का इंट्रोड्यूस करवाया गया विच अगेन डील्स विद आइटम डिस्क्रिप्शन के साथ वो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, इंपोर्ट्स, गुड्स सप्लाइड विद ऑल डिस्क्रिप्शन और क्लोजिंग बैलेंस को लेके चलता है। एनेक्जर F में और कॉन्सिक्वेंट जो चेंजेस होंगी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। हमने SRO 578 को आज डिटेल से स्टडी करना है। SRO 578 ये कहता है कि जो एनेक्जर सी प्रीवियसली ये वाला एग्जिस्ट करता था इसको अब रिप्लेस कर दिया गया है इस नए एनेक्जर के साथ। अच्छा, मैंने अगर इसको डिटेल से एनालाइज करूं तो मुझे इसमें कुछ बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस नज़र नहीं आती, लेकिन कुछ हैं। कुछ तो ऐसी चेंजेस हैं जिनका टैक्स पेयर के साथ कोई एज सच रिलेशन नहीं था, जैसा कि सीरियल नंबर के साथ ये दिया जाता था कि सोर्स अथॉरिटी क्या है और क्लेम्ड अथॉरिटी क्या है और इस तरह के और कुछ कॉलम्स थे जिनको डिलीट कर दिया गया है यहाँ से। उसके अलावा ये कहा गया है कि आपने आइटम की डिस्क्रिप्शन देनी है हर जगह पे। ये भी मैं आपको बता दूं कि जो परचेज़ का एनेक्जर था पहले भी, एनेक्जर ए जिसको हम कहते हैं डोमेस्टिक परचेजेस, उसके अंदर पहले भी जो पर्टिकुलर ऑफ सेलर थे वो दिए होते थे। रजिस्ट्रेशन नंबर पहले दिया होता था, नेम और टाइप दी होती थी पहले। अब उन्होंने क्या किया है, NTN और CNIC कर दिया है। यानी अगर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होगा तो आप उसका अनरजिस्टर्ड पर्सन का CNIC डालेंगे, क्योंकि आगे पर आप ये नीचे देखें तो अब वो आपसे परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन्स भी एक्सपेक्ट करेगा और परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड भी एक्सपेक्ट करेगा। तो अनरजिस्टर्ड का आप यहाँ पे CNIC डालेंगे। और फिर प्रीवियसली ये था कि जो प्रोविंस और इस तरह की जो चीज़ें थी और टाइप थी वो सेपरेट कॉलम में थी, अब उन्होंने इसको क्लब कर दिया हुआ है सप्लायर के कॉलम में। डॉक्यूमेंट का मतलब है जो डॉक्यूमेंट इनवॉइस हम इशू करते हैं उसका टाइप बताएं, उसका नंबर बताएं, डेट बताएं, HS कोड बताएं और डिस्क्रिप्शन बताएं। ये नई चीज़ डाली गई है। ये टेक्निकली कोई इतनी नई नहीं है, क्योंकि जब HS कोड एग्जिस्ट करता है तो आप HS कोड से भी डिस्क्रिप्शन को मैच कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल मे बी स्लाइटली चेंज करने के लिए या इसको वेरीफाई करने के लिए अब HS कोड के साथ डिस्क्रिप्शन भी डाल दी गई है।
परचेज़ टाइप पहले भी एग्जिस्ट करती थी, अब आपने परचेज़ का रेट देना है, क्वांटिटी देनी है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट देने हैं, वैल्यू एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स आ जाएगी, सेल्स टैक्स या ड्यूटी, इनपुट क्रेडिट नॉट अलाउड पहले भी था, जो हमें कुछ क्रेडिट्स हमने नहीं लेने होते हैं अगर कोई एक्स्ट्रा टैक्स किसी स्पेशल नोटिफिकेशन के तहत आया हुआ है, अगर एफईडी लगी हुई है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी जिन पे लगती है वो, और अगर हमारा टैक्स विद होल्डिंग एजेंट ने डिडक्ट कर लिया है, ऑब्वियसली वो हमने दोबारा तो पे नहीं करना, वो यहाँ आ जाता था। तो ये वाली चेंजेस हैं जो एनेक्जर ए में परचेजेस के एनेक्जर में इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन वगैरह मेक इट कॉम्प्लिकेटेड रादर मोर। उसके बाद आ जाते हैं एनेक्जर सी के ऊपर, जो सेल्स का एनेक्जर है, इसमें भी बिल्कुल ऑलमोस्ट वही पैटर्न है, कुछ अननेसेसरी सी सोर्स ऑफ एक्टिविटी जहाँ पे एफबीआर का ही नाम आता था, स्टेटस, इस तरह की चीज़ें जो है वो वाइप आउट कर दी गई हैं उसके अंदर से, और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है कि पर्टिकुलर्स ऑफ बायर के साथ अब आपको, पहले हम टाइप देते थे, अब आपने नाम भी देना है, और चूंकि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड आना है, पहले रजिस्ट्रेशन नंबर होता था, अब एनटीएन और सीएनआईसी भी यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा सेल ओरिजिनेशन भी देनी है आपने, ये प्रीवियसली भी एग्जिस्ट करता था। मैंने आपको बताया कि जब आप सेल अपनी डालते थे तो प्रीवियसली आप इसके साथ सिर्फ एचएस कोड माइनस ऐड करते थे, एचएस कोड से हम हर चीज़ ड्राइव कर सकते थे, लेकिन अब आपको डिस्क्रिप्शन भी देनी है। मोस्ट लाइकली तो जब हम एचएस कोड डालेंगे तो ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। उसके अलावा फिर आपने अपनी पूरी सेल की डिटेल देनी है, एग्जेम्पशन है, फर्दर टैक्स लग रहा है, सेल्स टैक्स विद हेल्ड करना है आपने, एफईडी है या एग्जेम्पशन है, जीरो रेटेड है या रिड्यूस्ड रेट है, एसआरओ के रेफरेंस के साथ देना है। तो ये एनेक्जर सी के अंदर टेम्पलेट की कुछ चेंजेस हैं। जो सबसे ज़्यादा नया एनेक्जर इंट्रोड्यूस करवाया गया है वो है एनेक्जर C1। C1 जो है वो ऑल द वे नया एनेक्जर है, और ये पहली दफ़ा इम्प्लीमेंट होगा जब भी ऑनलाइन पोर्टल पे अवेलेबल होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि आज की डेट में हमें नहीं पता कि ये किस तरह से वर्कआउट करेगा। ये कहते हैं कि जी आप पर्टिकुलर्स ऑफ बायर बताएं जिससे आपने चीज़ें ख़रीदी हैं, आपने एनटीएन सीएनआईसी नेम टाइप बताना है, फिर इनवॉइस की डिटेल बताएं। ये दोनों चीज़ें तो हमें पता चल जाती हैं, हम एनेक्जर्स में ऑलरेडी भी डाल चुके होते हैं। अब ये कहता है कि आप पेमेंट की जो आपने रिसीव की है वो भी हमें बताएं। ये एक ग्रे एरिया है जिसके लिए देखिए लॉ के अंदर सेक्शन 73 में उन्होंने 180 डेज़ तो दिए हुए हैं पेमेंट के लिए, तो अगर वो 180 डेज़ में पेमेंट नहीं होगी तो फिर वो रिफ्लेक्ट यहाँ पे किस तरह से करेगी। ठीक है, कुछ चीज़ें जो हैं वो महीने बाद पेमेंट होती है, कहीं पे 2 महीने बाद, कहीं पे 3 महीने बाद, कहीं पे किसी वजह से पेमेंट नहीं भी हो पाती, चीज़ें रिटर्न हो जाती हैं, उसका इफ़ेक्ट यहाँ पे किस तरह से आएगा। तो ये अभी जो है ये नया एनेक्जर C1 जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जब ये एफबीआर के पोर्टल के ऊपर आएगा तो वहाँ पे देखा जाएगा कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। हो सकता है इसमें कुछ गाइडलाइंस या क्लैरिफिकेशंस और भी आ जाएँ ताकि हमें पता चले कि किस डेट की अमाउंट रिसीव जो है वो यहाँ पे एंटर करनी है और किस डेट तक की अमाउंट रिसीव, पेमेंट रिसीव यहाँ पे एंटर नहीं करनी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ऑन टैक्स ऑन कॉर्पोरेट अफेयर्स।